जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस का जो आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नहीं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसमें हम छठवीं क्लास लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं आज छठवा छठवा जैसे कह सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज ये छठवीं क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इसी के साथ बिना किसी टाइम को गवाए आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और पहला क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ होने के बीच का समय अंतराल कहलाता है। ठीक है, तो सत्र के, ठीक है, एक सत्र है और उसके जब दूसरा सत्र स्टार्ट होता है तो इसके बीच का जो समय अंतराल है इसको विश्रांति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको विश्रांति के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको विश्रांति कहा जाता है। आपको पता है कि जो सत्र होता है यानी कि आपके मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र जैसे सत्र आपको देखने को मिलते हैं। तो एक सत्र के से लेकर के दूसरे सत्र के मध्य जो आपका जो विश्रांति का या आप कह सकते हो जो समय अंतराल है उसको विश्रांति कहा जाता है। सत्रों को आहूत करने का और सत्रों को विघटन करने का जो अधिकार है, वो किसके पास है? तो आर्टिकल 85 के अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को ये होता है। किसको होता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा का जो सत्र है उसको विघटन करने का, राज्यसभा के सत्रों को विघटन करने का या आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। आपको पता है कि 79 जो अनुच्छेद है आपको संसद के बारे में बताता है कि संसद का जो गठन होगा वो उन अनुच्छेद 79 के तहत होगा। जो संसद के अभिन्न अंगों में तीन होंगे, एक होगा आपका लोकसभा, एक राज्यसभा और एक होगा आपका राष्ट्रपति। तो इन तीनों से मिलकर के भारत की संसद का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस राज्य में या किस स्थान पर हुए थे? ठीक है, तो पहली बार यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप से बाहर जाकर के ओलंपिक जो खेल थे उनका आयोजन 1956 में मेलबर्न में किया गया था। कहां पर? तो मेलबर्न में इनका आयोजन किया गया था, जो कहां पड़ता है आपका? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो कब हुआ था? 1956 में मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में यूरोप और अमेरिका से बाहर जाकर के जो ओलंपिक थे उनका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि उत्तरी गोलार्ध के बाद दक्षिणी गोलार्ध में होने वाले ये पहले ओलंपिक थे, ये पहले ओलंपिक खेल थे जो दक्षिणी गोलार्ध में भी क्या हुए थे? दक्षिणी गोलार्ध में भी आयोजित हुए थे। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहली बार दक्षिणी गोलार्ध में आयोजन हुआ था ओलंपिक खेलों का, वो किस वर्ष हुआ था? तो 1956 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इनका आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो भारत की जनगणना जो है वो आपकी 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। आपको पता है कि 1872 में जनगणना की शुरुआत होती है। भारत में जनगणना की जो शुरुआत है वो कब होती है आपकी? 1872 में। किसके टाइम पे? तो इस टाइम पे आपका मेयो क्या था? आपका गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसके बाद अगर नियमित जनगणना की बात करूं कि हर 10 वर्ष के पश्चात जनगणना का आयोजन होने लगा, तो ये 1881 से 53 के टाइम पे होने लगा था। ठीक है, तो भारत की जनगणना कितने वर्षों पे होती है? तो 10 वर्षों के अंतराल पे होती है। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है, जो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है वो कौन सा है? तो वो आपका हो जाता है मोलस्का। कौन सा हो जाता है? मोलस्का। तो ये दूसरा बड़ा सबसे बड़ा प्राणी संघ हो जाता है मोलस्का। अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला जो होता है आपका ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑर्थोपोडा जिसमें तमाम कीट, छोटे छोटे कीट आते हैं, वो आपका पहला बड़ा प्राणी संघ हो जाता है। और ये दुनिया का दो तिहाई से ज्यादा हिस्सा घेरता है। जो प्राणी वर्ग होता है उसका 2/3 से ज्यादा हिस्सा ऑर्थोपोडा आता है, फिर दूसरे नंबर पर आपका मोलस्का आता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष और उप सभापति, ठीक है, के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ था? जो लोकसभा का अध्यक्ष था और उपसभापति का जो डिप्टी स्पीकर है उनका पदों का सृजन 1921 के तहत होता है। 1921 में इनके पदों का सृजन होता है। आगे बात करता हूं, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहां किया गया था? जो फीफा है आपकी, ठीक है, फीफा जो आपकी एक संस्था है जो आपकी फुटबॉल विश्व कप कराने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो
जो आपकी फीफा द्वारा विश्व कप जो कराया गया था पहला, वो कहां पर कराया गया था? तो मोंटे वीडियो में कराया गया था। और कब कराया गया था? 1930 में। तो ये किस देश में पड़ता है? तो ये आपका उरुग्वे में पड़ता है। उरुग्वे आपका साउथ अमेरिका का एक देश है। तो उरुग्वे में पहली बार मोंटेवीडियो में 1930 में क्या हुए थे? आपके फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया था। ठीक है, फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, नाइट्रल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसको स्टीफन अभिक्रिया कहा जाता है। इसको याद रखना है, केवल स्टीफन अभिक्रिया कहा जाता है। नाइट्रिल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड का उत्पादन स्टीफन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था। तो ये पहली बार पारित किया गया था प्रत्यक्ष कर कोड 2010 के द्वारा। प्रत्यक्ष कर कोड 2010 के द्वारा जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल यानी कि गार का जो प्रस्ताव है पहली बार पारित किया गया था प्रत्यक्ष कर कोड 2010 के द्वारा। इसका मतलब ये था कि जो प्रत्यक्ष कर जो नहीं देते हैं लोग, उनकी जानकारी करना और उनसे प्रेरित करना कि आप कर मतलब कर चोरी को रोकना, एक तरीके से ऐसे समझिए कर चोरी को रोकने के लिए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल आपका गार इंट्रोड्यूस किया गया था प्रत्यक्ष कर कोड 2010 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करता हूं। तो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत किया जाता है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात कर रहा है, तो ये आपका चौथी अनुसूची हो जाती है। ठीक है, आपको पता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपकी 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपकी 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं। जो आपकी जो तीसरी अनुसूची है, ये आपकी शपथ के बारे में बताती है, जो पदाधिकारी गण हैं उनकी शपथ के बारे में बताती है। दूसरी अनुसूची वेतन एवं भत्तों के बारे में बताती है, जितने भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में प्रावधान करती है। सातवीं अनुसूची आपको पता है कि केंद्र और ये राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा करती है। किसका बंटवारा? तो विषयों का बंटवारा करती है। कौन सी अनुसूची है? तो ये आपकी हो जाती है 7वीं अनुसूची। इसमें आपको पता है 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियां आपको देखने को मिलती है। पहली होती है आपकी संघ सूची, दूसरी होती है आपकी राज्य सूची। ठीक है, संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। तो संघ सूची में वो विषय डाले जाते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है। राज्य सूची में वे कानून डाले जाते हैं, ये विषय डाले जाते हैं जिनमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को ये होता है। समवर्ती सूची में वो विषय डाले जाते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों का होता है। तो समवर्ती सूची की जो संकल्पना है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ग्रहित है। कहां से ली गई है? तो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इतनी बात है इस क्वेश्चन में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी? ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय? ठीक है, आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आपको रिट जारी करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। और 5 तरह की रिट जारी होती है। पहला होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, पहली कौन सी होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक पहली रिट होती है। ठीक है, दूसरी रिट होती है परमादेश। दूसरी कौन सी होती है? परमादेश। ठीक है, तीसरी होती है आपकी उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण। चौथी होती है आपकी प्रतिषेध। चौथी कौन सी होती है? तो आपकी प्रतिषेध। और पांचवी होती है आपकी अधिकार प्रक्षा। कौन सी होती है? तो पांचवी होती है अधिकार प्रक्षा। तो ये 5 तरह की रिट आपकी कौन जारी करता है? तो ये जारी करते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की रिट जारी करते हैं जब आपका मूल अधिकारों का हनन होता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रत्यादेश जैसी रिट जारी करी जाती हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 की बात करता हूं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसको संविधान की हृदय व आत्मा कहा गया था। तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा संविधान की हृदय
संविधान की हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया था? तो आपका हो जाता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक है, अगर मैं वही अनुच्छेद 31 की बात करता हूं तो अनुच्छेद 31 है आपका अपनी मूल अधिकार क्षेत्र बताता है। मूल अधिकार क्षेत्र बताता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। यानी कि अगर केंद्र और राज्य के मध्य कोई भी विवाद होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, वहीं अगर 226 की बात करता हूं तो मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अगर कोई भी अधिकार आपका हनन होता है तो उसके तहत हाई कोर्ट आपका 226 के तहत क्या जारी करते हैं? तो ये आपका रिट जारी करते हैं। ठीक है, तो रिट जारी करते हैं आपके हाई कोर्ट। 143 आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होते हैं। तो राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन बाध्यकारी नहीं है, माने ना माने। इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मोनाजाइट जो मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मोनाजाइट जो मिट्टी है आपको पता है केरल के तटीय क्षेत्रों में मिलती है। केरल के तटीय क्षेत्रों में मिलती है, जिसमें आपका थोरियम नामक रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ है आपका कौन सा? आपका थोरियम। ठीक है, तो प्रचुर मात्रा में मोनाजाइट मिट्टी में पाया जाता है जो केरल के तटीय इलाकों में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, जूडो के खेल में डैन का अर्थ क्या है? जो जूडो का खेल होता है, जूडो का खेल जो है आपको पता है कि जो जापान होता है, जापान का राष्ट्रीय खेल है। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है आपका? तो आपका जूडो है। जूडो में डैन का मतलब क्या होता है? तो डैन का मतलब होता है मालिक। इतना याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं तो विक्टोरिया झील निम्न में से किस महाद्वीप में अवस्थित है? विक्टोरिया झील आपको पता है कि अफ्रीका में अवस्थित है और विक्टोरिया झील दुनिया की दूसरे नंबर की मीठे पानी की दूसरी बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है कौन सी? आपकी विक्टोरिया। अगर पहले की बात करता हूं तो पहले नंबर पर आपकी हो जाती है सुपीरियर झील। कौन सी? तो सुपीरियर झील पहले नंबर पर आपकी आती है और विक्टोरिया झील दूसरे नंबर पर आती है। वहीं विक्टोरिया झील अफ्रीका महादेश में आपको पता है ये आपकी सबसे पहले एक देश पड़ता है युगांडा। ठीक है, तंजानिया और आपका केन्या, इन देशों से सीमा साझा करती है। ठीक है, युगांडा, तंजानिया और केन्या से विक्टोरिया झील सीमा साझा करती है। अगर आगे क्वेश्चन की बात करूं तो शब्द जो डेड बॉल है निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो डेड बॉल शब्द है वो किस खेल से संबंधित होता है? तो वो आपका क्रिकेट से होता है। किससे होता है? क्रिकेट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रैंकल दोष का एक प्रकार है और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको विस्थापन दोष के नाम से जानते हैं। इसको याद रखिएगा, विस्थापन दोष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विसर्पी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी। विसर्पी नदी यानी कि ऐसे बहती है। ठीक है, लगातार अपना मार्ग कभी इधर ले आती है, कभी इधर ले आती है। ऐसी नदी को विसर्पी नदी कहते हैं कि बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप से विकसित हो जाते हैं? तो इस प्रकार से, जैसे इस मान लीजिए कि यहां से अपना मार्ग जो चल रहा था इसने इधर बदल दिया। ठीक है, इधर बदला तो ये क्षेत्र यहीं का यहीं पड़ा रह गया, तो इस क्षेत्र को गोखुर झील के नाम से जानते हैं। तो इसको ऑक्सबो या आप इसको गोखुर के नाम से जानते हो। ठीक है, गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। बात है इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी बोल्गा नदी है। कौन सी नदी है? तो आपकी बोल्गा नदी है। ठीक है, आपको पता है कि बोल्गा नदी और आपकी यूराल जो नदी है, बोल्गा नदी और यूराल नदी, ये दोनों आपकी किस सागर में जाकर के गिरती हैं? तो ये आपकी कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती हैं। ठीक है, कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती हैं। कौन सी? यूराल और बोल्गा नदी। और ये पहले नंबर की सबसे बड़ी नदी है यूरोप की। वहीं अगर डैन्यूब की बात करता हूं तो डैन्यूब दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी हो जाती है आपकी यूरोप की सबसे दूसरे नंबर की नदी हो जाती है बड़ी। कौन सी? आपकी डैन्यूब। और डैन्यूब और नीपर नदी हैं वो आपका काला सागर में जाकर के अपना जल गिराती हैं। तो कहां पर गिराती हैं? काला सागर में। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा समूह से संबंधित हैं? जो भी दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं वो किस भाषा समूह से संबंधित हैं? तो वो है आपकी द्रविड़ भाषा समूह से संबंधित। द्रविड़ भाषा समूह में आपको पता है कि मेजर 4 भाषाएं आती हैं। एक आती है आपकी कन्नड़, एक आती है आपकी मलयालम,
एक आती है आपकी तमिल, ठीक है, एक आती है तमिल और एक आती है आपकी तेलुगु, ठीक है, कौन सी आती है? तेलुगु। तो कन्नड़ कर्नाटक वाले रीजन में, मलयालम केरल वाले रीजन में, तमिल आपको तमिलनाडु में मिल जाएगी और तेलुगु आपको महाराष्ट्र और तेलंगाना में देखने को, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिलती है। तो दक्षिण भारत में भारतीय भाषाएं समूह किस भाषा समूह से है? तो द्रविड़ भाषा समूह से। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया भूदान ग्रामदान आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो विनोबा भावे द्वारा प्राप्त जो आंदोलन था उसको रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। इसका मतलब ये था कि जो जमींदार होते थे, इनके पास जो भूमिहीन किसान होते थे, जो जमींदारों की जमीन को लेकर के भूमिहीन किसानों के पास देना, तो इसको आप भूदान या ग्रामदान आंदोलन के नाम से जानते हैं। और इसको एक और नाम से जाना गया, रक्त रहित क्रांति। इसके प्रणेता कौन थे? तो विनोबा भावे इसके प्रणेता हो जाते हैं। और विनोबा भावे के बारे में एक और फैक्ट याद रखिएगा कि ये पहले भारतीय थे जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे बने थे। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 20। दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत क्षेत्र क्या कहलाते हैं? या ऐसे कह लीजिए कि जो आपके घास के मैदान हैं, दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए विस्तृत घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं? आपके बेल्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके बेल्ट्स कहलाते हैं, है ना। तो बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका के खुले हुए घास के मैदान है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के, डाउन्स को आप डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है उनको डाउन्स के नाम से जाना जाता है। पेरिस या पेरिस इसको कहा जाता है। जो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरीज कहा जाता है। वही पंपास आपको पता है साउथ अमेरिका में ब्राजील और अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। ब्राजील और अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका औसत त्वरण। क्या कहलाता है? औसत त्वरण। आप जानते हो कि वेग में हुए परिवर्तन की समय दर को क्या कहा जाता है? तो आपका त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। तो इसमें समयांतराल से विभाजित किया जाए अगर वेग की परिवर्तन की दर को, तो एवरेज निकल आएगा। तो उसको क्या कहेंगे? उसको औसत त्वरण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता था? तो दक्षिण भारत में जो सब भक्ति आंदोलन चल रहा था उसमें शैव संप्रदाय को नयनार कहा गया। क्या कहा गया? नयनार कहा गया। उसके बाद अगर आलवार की बात करूं तो आलवार वैष्णव संप्रदाय के लोगों को कहा जाता था। तो वैष्णव संप्रदाय के लोगों को क्या कहा गया? तो यहाँ पर आपका आलवार कहा गया। नायनार शैव संप्रदाय के लोग थे, ठीक है। तो आलवार वैष्णव संप्रदाय वो जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, और नयनार संप्रदाय वो शैव संप्रदाय वो जो शिव की भक्ति करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो ये की थी अल बरूनी ने। किसने की थी? अल बरूनी ने, जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ क्या आया था? तो भारत आया था, ठीक है। तो किताब उल हिंद किसने लिखी थी? तो अल बरूनी ने लिखी थी, ठीक है। 23 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, है ना, और शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का अंग है? तो इबेरिया प्रायद्वीप आपको पता है यूरोप का एक प्रायद्वीप है। ये यूरोप क्षेत्र में पड़ता है, जिसमें आपका स्पेन आपका पुर्तगाल आपका जिब्राल्टर आपका, और आपका अंगोला, है ना, जैसे देश आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पुर्तगाल, जिब्राल्टर, अंगोला, स्पेन जैसे देश आपको देखने को मिलते हैं। तो ये किस प्रायद्वीप में है? तो इबेरिया प्रायद्वीप में। और इबेरिया प्रायद्वीप आपका यूरोप का हिस्सा है। आगे बात करते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित होता है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट किसके नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है आपका
कि सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो सैनिक कानून आपको पता है कि सैनिक कानून अनुच्छेद 34 के तहत संरक्षित है। ठीक है, तो सैनिक कानून जो किसी भी क्षेत्र में अगर अशांति होती है तो वहां पर सेना को सारे अधिकार दे दिए जाते हैं, जहां आपके मूल अधिकार भी छीन लिए जाते हैं। तो ऐसे कानून को सैनिक कानून कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने आपसपा का नाम सुना होगा। ठीक है, आपसपा है ना, स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, आपसपा का नाम सुना होगा, जिसको कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, तो ये 1956 में बना था, है ना। तो आपसपा कब बना था? 1956 में। इसके तहत अगर ये आपसपा किसी क्षेत्र में लागू है तो वहां सारे अधिकार सेना के पास होते हैं, और सेना अपनी जो भी अधिकार होते हैं उनको लेकर के वहां का प्रशासन करती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 34 सैनिक कानून के बारे में संदर्भित करता है। वहीं अगर 36 की बात करूं तो ये आपका जो राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। तो राज्य की परिभाषा के बारे में कौन बताता है? अनुच्छेद 36 बताता है। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 36 से लेकर के 51 तक वर्णित होते हैं। तो 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में ये बताता है। 32 की बात आपको पता ही है, रिट जारी करने का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 देता है। तो रिट जारी की करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। वहीं अनुच्छेद 31 में आपको पता है कि पहले इसमें संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, और इस संपत्ति के अधिकार को पहले ये मूल अधिकार था। क्या था ये? मूल अधिकार था। आपको पता है मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आते हैं, तो 31 बीच में है। तो ये क्या था? मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। इसको यहां से मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया और इसको कानूनी अधिकार बनाया गया। भाग 12 में डाल करके, भाग 12 में इसको डाला गया और अनुच्छेद जोड़ा गया 300 ए में इसको डाला गया। और ये संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? आपका मूल अधिकार था, इसको कानूनी अधिकार बनाया गया। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। ठीक है, इसको क्या बनाया गया? तो इसको कानूनी अधिकार बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, निम्न खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? तो लघु दौड़, है ना। ये एक भागने की या चलने की प्रतियोगिता है, जबकि पॉल वॉल्ट, बाधा दौड़ और तैराकी सभी क्या है? कूदने की प्रतियोगिता है। ठीक है, अगर आगे क्वेश्चन की बात करूं, टेबल टेनिस के खेल से निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो इसमें स्पिन होता है, ग्रिप होता है, स्ट्रोक होता है, लेकिन टी नहीं होता है। ठीक है, और इंटरनेशनल टेबल टेनिस जो एसोसिएशन है उसकी स्थापना 1926 में होती है। यही सारे दुनिया में जितना टेबल टेनिस होता है विश्व लेवल पर सबको रेगुलेट करता है। तो इसमें कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? तो टी शब्द संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, पहले सीपीआई पूछा था, इस बार डब्ल्यूपीआई पूछा है। तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये आपका वित्तीय सलाहकार कार्यालय आता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? तो इसका जो लक्ष्य है, किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? तो सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की, सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करना है। आपको पता है कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो आपके भाग 4 में है। भाग का कहां पर है? तो भाग 4 में है। अगर इनके आर्टिकल की बात करता हूं तो 36 से लेकर के 51 तक इनको जगह मिली है, और ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहित हैं। कहां के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से ग्रहित हैं। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ये ग्रहित हैं। भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आयरलैंड के संविधान से ग्रहित। इनका उद्देश्य भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की या जनतंत्र की स्थापना करना है। आगे की बात करता हूं, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजना स्थापित की गई है? तो ये हो जाता है आपका हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आरपीएफ एसआई 2019 में, आरपीएफ एसआई 2019 में, तो जब आपका हिमाचल प्रदेश, जब जम्मू कश्मीर एक ही था, तो लद्दाख वाला रीजन इससे अलग नहीं था। तो आपका अब क्वेश्चन बनेगा हिमाचल प्रदेश और आपका लद्दाख वाला रीजन। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है घोड़े को दागने की प्रथा, घोड़े को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है खिलजी वंश का दूसरा शासक था, खिलजी वंश का दूसरा शासक था, जिसका शासनकाल 1290 से लेकर के 1320 तक मिलता है, 1290 से लेकर के 1320 तक मिलता है। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पर एक शासक हुआ, खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत पर एक वंश था, ठीक है। दूसरा शासक था जिसने घोड़े को दागने और हुलिया लिखने की, सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा को शुरू किया था। इसने ही सबसे पहले जो सेना होती थी उसको स्थायी रूप से वेतन देने की शुरुआत इसी के द्वारा की जाती है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को, बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी क्या किया था, लागू किया था, ठीक है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को भी इसने लागू किया था। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। जो संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित किरण कहलाते हैं, कैनाल किरणें। क्या कहलाते हैं? कैनाल किरणें, या इनको आप एनोड किरणें भी कह सकते हैं, इनको आप एनोड किरणें भी कह सकते हैं। तो संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं कैनाल किरणें, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो सिलसिला संबंध का जो शब्द का संबंध है वो सूफी संप्रदाय से है। सिलसिला शब्द का मतलब होता है कि गुरु, जो सूफी संप्रदाय होता है उसमें गुरु और जो शिष्य होता है उसके मध्य का जो संबंध होता है, ठीक है, जो आजीवन चलने वाला संबंध होता है उसको सिलसिला कहा गया है। और आपको पता है कि भारत में सूफी संप्रदाय के जनक मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। तो मुइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह आपको पता है कहां पर है? तो अजमेर में इनकी दरगाह मिलती है, ठीक है। तो इनको भारत में सूफी संप्रदाय का जनक माना जाता है। सिलसिला शब्द सूफी संप्रदाय से संबंधित है। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गोलाकार शैल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? अगर कोई गोलाकार शैल है और उसके अंदर अगर कण पड़े हैं तो उनमें लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो कैसा होगा? तो वो शून्य होगा, ठीक है। अगर गोलाकार शैल के अंदर कोई कण पड़ा है तो उनके मध्य लगने वाला भीतर किसी कण पर लगने वाला, यानी कि भीतर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण कैसा होगा? तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। मध्य तो लगेगा इनके, लेकिन इसके अंदर और बाहर कणों का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो वो शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की वर्ण व्यवस्था क्या कहलाती है? तो वर्ण व्यवस्था आपकी फाइलोटैक्सी या इसको पर्ण विन्यास के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी या पर्ण विन्यास के नाम से जाना जाता है। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है फाइलोटैक्सी। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किया गया था आपका 1861 के अधिनियम के द्वारा। 1861 के अधिनियम के द्वारा बॉम्बे और जो आपका मद्रास था उसका विकेंद्रीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना निम्न में किसको प्रतिस्थापित करने के लिए की गई थी? तो ये की गई थी आपका किसके द्वारा? तो ये की गई थी आपका वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना ये आपका ट्रेड मार्केट पर उच्च स्तरीय कमेटी को प्रतिस्थापित करने के लिए की गई थी, ठीक है। ट्रेड मार्केट पर उच्च स्तरीय कमेटी को प्रतिस्थापित करके वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना की गई थी। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर गरीबों के हित में कौन सा कर है? तो ये इसको आप क्या कहते हो? प्रगतिशील कराधान कहते हैं। प्रगतिशील कराधान होता है कि जैसे अगर तुम्हारी इनकम बढ़ रही है तो आपका टैक्स भी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो ये गरीबों के हित में एक टैक्स होता है जिसको प्रगतिशील कराधान कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? तो रंगों का त्योहार आपको पता है होली को कहा जाता है। होली हिंदू संप्रदाय में या हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक बड़ा त्योहार है जिसको रंगों का त्योहार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम
1990 में आया था और इसी के तहत आपकी 1992 में क्या की गई थी तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में कथकली को जाना जाता है। आपको पता है ये 8 शास्त्रीय नृत्यों में से, भारत में प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। कितने नृत्य होते हैं आपके शास्त्रीय नृत्य भारत में? 8 होते हैं, उनमें से एक ही आपका कथकली होता है जिसको पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। और आपको पता है मोहिनी अट्टम भी आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, उसके बाद आपका गोमयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो गोमयट्टा की पारंपरिक कठपुतलियां हैं उनका संबंध आपका कर्नाटक से होता है। कहां से? कर्नाटक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो आपका 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोई भी खदान में, कोई भी भारी भरकम, कोई भी जोखिम भरे व्यवसाय में आप 14 वर्ष तक के बच्चे को नहीं लगा सकते। तो इसने बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के तहत ये क्या है? पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक है, पूर्णतः क्या है? प्रतिबंधित है। इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है आपका अस्थि ऊतक। इसको क्या कहा जाता है? अस्थि ऊतक। तो सबसे कठोर ऊतक है आपका अस्थि ऊतक। अगला क्वेश्चन है, 47वां क्वेश्चन है कि द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता करने वाले बीपी मंडल जी थे। कौन थे आपके? बीपी मंडल जी थे, जो 1970 के आसपास जो पिछड़े जाति के लोग हैं उनको शैक्षणिक संस्थानों में या शैक्षणिक उनका विकास करने के लिए इस जाति आयोग की गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता बीपी मंडल साहब ने की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? जो स्थायी संख्या में सर्वाधिक जंगल हैं वो आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सर्वाधिक स्थायी जंगल आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है महमूद गवाह। क्या होने वाला है? महमूद गवाह। और बहमनी साम्राज्य आपको पता है 1347 में इसकी स्थापना बहमन शाह के द्वारा होती है। किसके द्वारा? तो बहमन शाह के द्वारा इसकी स्थापना होती है। 1947 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, अगली बात करूं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, आमिर तैमूर लंग, जिसका पूरा नाम क्या है? आमिर तैमूर लंग जो था वो इसने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1398 में। कब किया था? 1398 में। ठीक है, आशा करता हूं कि यह आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।